इस वीडियो में हम रिक्टर स्केल के विषय में बात करेंगे। दुर्भाग्यवश प्रत्येक वर्ष हम कई भूकंपों के विषय में सुनते हैं या अनुभव करते हैं। इसलिए मैं आज आपको रिक्टर स्केल से जुड़ी कुछ जानकारी दूंगा। रिक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। यहां एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम भूकंप मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी हम मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर लोग इन दोनों में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड स्केल को रिक्टर स्केल से कैलिब्रेट किया गया था। रिक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड स्केल के प्रयोग करने का मुख्य कारण यह है कि रिक्टर स्केल से भूकंप की अधिकतम तीव्रता 7 तक मापा जा सकता है, लेकिन 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को मापने के लिए मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड स्केल अधिक उपयोगी होता है। ये चार्ल्स रिक्टर की तस्वीर है। इनका निधन हो चुका है। ये उनके एक इंटरव्यू का भाग है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें रिक्टर स्केल का विचार कैसे आया था। उन्होंने कहा है, मुझे जापान के प्रोफेसर के वादाती का एक पेपर मिला, जिसमें उन्होंने अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की तुलना अधिकतम जमीनी गति और उनके भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर से दूरी के आलेखन द्वारा की थी। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रोफेसर के वादाती ने कुछ इस प्रकार का आलेख बनाया होगा। इस आलेख में ये दूरी को दर्शाता है। ये जरूरी नहीं है कि हम जिस स्थान से भूकंप की तीव्रता माप रहे हैं वो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर हो। हमारे मेजरिंग स्टेशंस कुछ दूरी पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेजरिंग स्टेशन से भूकंप केंद्र की दूरी पता की। फिर उन्होंने मेजरिंग स्टेशंस पर जमीन की गति पता की। मान लेते हैं कि भूकंप आलेख पर करीब यहां होगा, तो ये एक मध्यम तीव्रता का भूकंप है और ये कम तीव्रता के भूकंप को दर्शाता है। क्योंकि हम भूकंप केंद्र के नजदीक हैं, पर फिर भी जमीन की गति कम है। यहां ये अक्ष जमीन की गति के परिमाण को दर्शा रहा है। इसके अनुसार ये एक शक्तिशाली भूकंप को दर्शाएगा। फिर चार्ल्स रिक्टर ने इंटरव्यू में कहा है, मैंने भी सभी समान प्रक्रिया को अपनाया था, लेकिन सबसे बड़े और सबसे छोटे परिमाण के बीच का अंतर अत्यधिक था। वो ये कहना चाहते थे कि जब उन्होंने प्रोफेसर वादाती के अनुसार इन मापों को आलेखित करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि कुछ परिमाणों को इस प्रकार आलेखित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी तरह का रैखिक स्केल बनाते हैं, तो एक शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता का परिमाण इस चार्ट से बाहर निकल ही जाएगा या पृष्ठ से भी बाहर निकल जाएगा। अगर हम शक्तिशाली भूकंप को दर्शाना चाहें, तो हमें इसे यहां दर्शाना पड़ेगा, या हो सकता है कि यह पृष्ठ ही छोटा पड़ जाए। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर बीनो गुटेनबर्ग, जो उनके साथ रिक्टर स्केल पर कैलटेक में काम करते थे, उन्होंने आयाम मतलब एम्पलीट्यूड को लघुगणकीय स्केल पर दर्शाने का सुझाव दिया। और मैं खुशकिस्मत हूं, क्योंकि लघुगणकीय स्केल एक डिवाइस ऑफ द डेविल है। मैं नहीं जानता कि यहां डिवाइस ऑफ द डेविल से उनका क्या तात्पर्य है। मैं मान लेता हूं कि डिवाइस ऑफ द डेविल से उनका मतलब एक मैजिकल डिवाइस से है, क्योंकि इससे हम इन कम तीव्रता वाले भूकंपों के बीच अंतर दिखा सकते हैं और साथ ही उनकी तुलना अधिक तीव्रता वाले भूकंपों से कर सकते हैं। शायद इस कारण ही उन्हें लघुगणकीय स्केल एक मैजिकल डिवाइस लगी हो। हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स रिक्टर ने इसे लघुगणकीय स्केल पर आलेखित किया था। इसका मतलब है कि वो प्रत्येक भूकंप की तीव्रता के परिमाण का लघुगणक ले रहे हैं। अगर इस सिस्मोग्राफ की मदद से भूकंप को मापते हैं, तब ये भूकंप से पहले और ये भूकंप के समय और फिर ये भूकंप के बाद की स्थिति को दर्शाएगा। फिर हम जब यहां भूकंप के आयाम यानी एम्पलीट्यूड को मापकर इस रैखिक रूप में आलेखित करते हैं, तब हमें वही दिक्कत आएगी। या यूं कहें कि अगर हम इसे प्रोफेसर वादाती के तरीके से आलेखित करें, तो भी हमें उसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो प्रोफेसर वादाती को हुई थी। लेकिन चार्ल्स रिक्टर ने यहां के आयाम को मापा, फिर उसका लघुगणक लिया
और उसे एक लघुगणकीय स्केल पर आलेखित किया। चलिए अब भूकंपों के परिमाण के प्रभावों पर विचार करते हैं। इसके लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण लेते हैं। ये 23 अगस्त को अमेरिका के पूर्वी तट पर आए भूकंप का एक दृश्य है। ये भूकंप ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं था, इसका परिमाण 5.8 था, लेकिन यह परिमाण हमें झटके महसूस करवाने के लिए पर्याप्त है। इससे हमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। और यह भूकंप इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस स्थान पर बहुत कम भूकंप आते हैं। चलिए इसे आलेखित करते हैं। हम इस स्थान पर अपना आलेख बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्केल है और हम 5.8 को यहां दर्शाते हैं। अगर आप अपनी कुर्सी बहुत तेजी से हिलाते हैं तो आपको इस भूकंप के ऊपरी सतह पर हुए कंपन का एक अनुमान हो जाएगा। तो यहां ये वर्ष 2011 पूर्वी तट का भूकंप है। अब हम यहां अमेरिका में आए एक और भूकंप की बात करते हैं। ये लोमा प्रिएटा नाम के स्थान पर आया था, जो सैन फ्रांसिस्को से 40 से 50 मील दूर दक्षिण में है। और यह सैन फ्रांसिस्को में भूकंप से टूटी हुई एक सड़क का दृश्य है। हालांकि अब इस मलबे को हटाकर इस जगह को खूबसूरत बना दिया गया है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि यह भूकंप कितना शक्तिशाली रहा होगा, जिससे इतनी दूर भी ऐसा नुकसान हुआ था। इस भूकंप का परिमाण 7.0 था। मान लेते हैं कि यह स्थान 7 के मान को दर्शाता है। इसे दूसरे रंग से लिखते हैं तो यहां यह 7.0 की तीव्रता का भूकंप है लोमा प्रिएटा में, जो कि सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र में है। और यह वर्ष 1989 में आया था, विश्व श्रृंखला के ठीक पहले। अब 2011 में जापान में आए उस भीषण भूकंप के बारे में बात करते हैं, जो तोहोकू के नाम से प्रसिद्ध है। ये वृत्त उस भूकंप के परिमाण को दर्शाता है और ये छोटे वृत्त भूकंप के बाद के झटकों को दर्शा रहे हैं। इस भूकंप के कारण सुनामी आया था, जिसके कारण फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा था। इसकी तीव्रता 8.9 थी। हम इसे कभी कभी 9.0 भी कहते हैं। ये इस बात पर निर्भर है कि आप इसे कैसे मापते हैं। अपनी सहजता के लिए हम इसे 9.0 मान लेते हैं। अगर हम यहां 6 मानते हैं और यहां 7, तो यहां 8 और ठीक यहां 9.0 होगा। ये भूकंप वर्ष 2011 में जापान में आया था, जिसे तोहोकू भूकंप के नाम से जानते हैं। अब हम वर्ष 1960 में आए अब तक के सबसे बड़े भूकंप, महान चिलियन भूकंप की बात करते हैं, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। तो 9.5 लगभग यहां होगा। मान लेते हैं ये वर्ष 1960 में चिली में आया भूकंप है। रैखिक स्केल के अनुसार चिली में आया भूकंप पूर्वी तट के भूकंप से लगभग 2 गुना विनाशकारी था। लेकिन जब हम इसे रैखिक स्केल के बजाय लघुगणकीय स्केल पर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह वास्तव में कितना भयानक था। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि भूकंप के इन भिन्न मानों के बीच 10 की कितनी घातों का अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां प्रत्येक दूरी 10 की विभिन्न घातों को दर्शाती है। और जब हम 5.8 से 7.0 पर आते हैं, तो यहां ये अंतर करीब 1.2 है। अगर आप लघुगणकीय स्केल पर बने हमारे वीडियो देखेंगे तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक लघुगणकीय स्केल है और एक लघुगणकीय स्केल पर समान दूरी भिन्न भिन्न मानों को दर्शाती है। या यूं कहें कि एक लघुगणकीय स्केल पर 2 बिंदुओं के बीच का अंतर उनके बीच की निश्चित रैखिक दूरी के बराबर नहीं होता। असल में ये एक स्केलिंग फैक्टर है और हम इसे 1.2 से नहीं, बल्कि 10 की घात 1.2 के स्केल से बढ़ा रहे हैं। हम इसका मान कैलकुलेटर से पता करेंगे। ये 10 की घात 1 बराबर 10 होगा। फिर हमें 10 की घात 0.2 लेनी है, तो 10 की घात 1.2 बराबर 15.8 होगा। मतलब ये भूकंप लगभग 16 गुना ज्यादा शक्तिशाली था।
इसलिए हम कह सकते हैं कि लोमा प्रिएटा का भूकंप पूर्वी तट पर आए भूकंप की अपेक्षा 16 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसे यहां लिखते हैं। तो ये भूकंप यहां इस भूकंप से 16 गुना शक्तिशाली था। ये बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि इस भूकंप के कारण अधिक नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इसके झटके को महसूस किया जा सकता था। आप सोच सकते हैं कि इससे 16 गुना ज्यादा शक्तिशाली भूकंप कैसा रहा होगा। मैं एक संवाददाता से मिला था। उसने बताया कि वो लोमा प्रिएटा भूकंप के समय अपने घर पर ही थी। उसने ये भी बताया कि सभी कारें बहुत तेजी से हिल रही थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप था। अब हम जापान के भूकंप के बारे में बात करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये लोमा प्रिएटा की अपेक्षा कितना ज्यादा शक्तिशाली था। ध्यान दें, ये इससे सिर्फ 2 गुना शक्तिशाली नहीं, बल्कि ये इससे 10 की घात 2 गुना शक्तिशाली है। 10 की घात 2 बराबर 100 होता है। तो लोमा प्रिएटा पर कारें तेजी से हिल रही थीं और जापान में आया भूकंप लोमा प्रिएटा से 100 गुना शक्तिशाली था। और यह भूकंप पूर्वी तट पर आए भूकंप से 1600 गुना शक्तिशाली था, जो वर्ष 2011 के अगस्त में आया था। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली भूकंप था। इससे पहले कि हम चिली में वर्ष 1960 में आए भूकंप के विषय में बात करें, मैं आपको जापान के भूकंप के विषय में कुछ अद्भुत तथ्य बताना चाहता हूं। यह अनुमान है कि जापान उस भूकंप की वजह से 13 फीट चौड़ा हो गया था। मतलब इस भूकंप की वजह से एक विशाल द्वीप के आकार में परिवर्तन हो गया था। साथ ही इसके झटकों की वजह से पृथ्वी में हुई विकृति के कारण पृथ्वी पर एक दिन 1 सेकंड के मिलियंथ भाग के बराबर छोटा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ 1 सेकंड के मिलियंथ भाग के बराबर है, लेकिन असल में इसकी वजह से पृथ्वी के एक दिन की अवधि बदल गई। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कोई भी चीज भेजते हैं, तब उन्हें पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर एक दिन की अवधि 1 सेकंड के मिलियंथ भाग से कम हो गई है। मतलब ये भूकंप अपने आप में बहुत विनाशकारी था। और चिली में आया भूकंप इससे 10 की घात 0.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। चलिए कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। हम इसे 10 का वर्गमूल समझ सकते हैं, क्योंकि 10 की घात 0.5 और 10 की घात 1/2 समान है, जो कि 10 के वर्गमूल के बराबर होगा। तो इसका मान 3.16 है। तो अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप जापान का भूकंप था, जिसके कारण दिन छोटा हो गया और जापान 13 फीट चौड़ा हो गया। मतलब ये 3.16 गुना ज्यादा विनाशकारी था। अब अगर हम इसकी तुलना पूर्वी तट के भूकंप से करते हैं, तो ये लगभग 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। कल्पना कीजिए कि ये कितना विनाशकारी भूकंप रहा होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप रिक्टर स्केल को थोड़ा समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि इनमें से कुछ भूकंप कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। अब हम चार्ल्स रिक्टर की दिक्कत को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इन सभी भूकंप के परिणामों को एक रैखिक आलेख पर आलेखित करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें परिमाण को इस अक्ष पर इस परिमाण के 5000 गुना दूर दिखाना पड़ेगा। और ये परिमाण अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली भूकंप है। इसलिए ये भी रिक्टर स्केल के शुरुआत के किसी सूक्ष्म भूकंप से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा।